Assalamu alaikum guys, here is Anisa Mehreen and the topic of my discussion is hormonal control of gene expression. So first of all we will discuss that what is the gene. We know that gene is the sequence of nucleotide in DNA that encode one polypeptide chain और one messenger RNA molecule. हमें पता है कि DNA में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को जीन कहते हैं और DNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड का ये सीक्वेंस जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन या एक मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल को इनकोड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इनकोडिंग जो है ये दो स्टेप्स में हो रही होती है। नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शन और नंबर 2 ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि DNA से मैसेंजर RNA इनकोड हो रहा होता है। ठीक है, DNA से मैसेंजर RNA बनने का प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस जो है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स इंड्यूसिंग जीन एक्सप्रेशंस। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन को इंड्यूस करवाते हैं? तो दो तरह के फैक्टर्स हैं जो जीन एक्सप्रेशन को इंड्यूस करवाते हैं। इनमें आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और ग्रोथ फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आती है हीट और लाइट और कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जीन एक्सप्रेशन को इंड्यूस करवा रहे होते हैं। ठीक है, उनमें क्या आते हैं? हार्मोन्स आते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं। ठीक हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमने पढ़ा कि दो ही होते हैं, हीट और लाइट, जो कि उसको जीन एक्सप्रेशन को इंड्यूस करवा रहे होते हैं। तो हीट कैसे जीन एक्सप्रेशन को इंड्यूस करवा सकती है? जैसे ही कोई भी बॉडी जो है वो हाई टेम्परेचर पर एक्सपोज आउट होती है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है? उनमें ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हो जाती है हीट शॉक जीन्स की। जैसे ही उनके अंदर हीट शॉक जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन होती है तो हीट शॉक जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। वो मैसेंजर आरएनए क्या मैसेज इनकोड करेगा? वो हीट शॉक प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हीट शॉक जीन से हो रही है, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, तो वो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? हीट शॉक प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, इस तरह हीट जो है वो जीन एक्सप्रेशन को इंड्यूस करवाती है। सो नेक्स्ट है लाइट। लाइट किस तरह जीन एक्सप्रेशन को इंड्यूस करवा सकती है? लाइट में हम एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में क्या होता है? जैसे ही प्लांट्स जो हैं वो लाइट पर एक्सपोज होते हैं तो इनमें क्या होता है कि इनमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इनकी जीन्स जो है वो ट्रांसक्रिप्ट करना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इनमें जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का रोल जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा? वो राइबोलोज कार्बोक्सिलेज इंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे। राइबोलोज कार्बोक्सिलेज इंजाइम क्या करता है? ये एक ऐसा इंजाइम है जो कि क्रिटिकल रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस से क्या होगा? प्लांट की जो है वो नरिशमेंट होगी। तो इस तरह जो लाइट जो है वो जीन एक्सप्रेशन को इस तरह इंड्यूस करवाती है। नेक्स्ट इसमें आ रहे हैं एलिमेंट्री फैक्टर्स, जिनमें आती हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स में क्या होता है कि हमारे पास होता है एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर एक्ट करता है और पेप्टाइड हार्मोन्स बनाता है। वो पेप्टाइड हार्मोन आगे क्या करेगा? वो एक सिग्नलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये नंबर 1 स्टेप में क्या कर रहा है कि वो आके एक उसकी उस स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो स्टीरॉयड रिसेप्टर के साथ आके बाइंड हो रहा है। जैसे ही वो स्टीरॉयड रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड हुआ है तो नंबर 2 में उसकी क्या हो रही है? स्टीरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, उसकी ट्रांसलोकेशन हुई उसके साथ, वो आके उसके साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ। स्टीरॉयड हार्मोन स्टीरॉयड रिसेप्टर के साथ आके बाइंड हुआ और उसकी ट्रांसलोकेशन हुई। ट्रांसलोकेशन के बाद क्या बना? स्टीरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, वो स्टीरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है? वो न्यूक्लियस के पास जा रहा है। जैसे ही वो न्यूक्लियस के पास जाएगा वो वहाँ जाके उसकी जो रेगुलेटरी साइट है, डीएनए की जो रेगुलेटरी साइट है उसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डीएनए रेगुलेटरी साइट जो है वो ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? वहाँ जाके बाइंड हो जाएगा। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स जो है स्टीरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो डीएनए की रेगुलेटरी साइट के साथ जाके बाइंड हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होती है हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? उस डीएनए से मैसेंजर आरएनए इनकोड होना होता है। मैसेंजर आरएनए इनकोड हो गया तो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? आगे ट्रांसलेशन करवाएगा। ये देखिए 5th स्टेप में ट्रांसलेशन हो रही है। ट्रांसलेशन में क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए से जो है वो न्यू प्रोटीन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेगुलेटरी एलिमेंट्स की। तो रेगुलेटरी एलिमेंट्स में हमारे पास रेगुलेटरी एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, प्रोमोटर्स और इन्हांसर्स। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, बेसल और स्पेशल। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटरी एलिमेंट्स की, जिनमें आते हैं प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर्स एक्चुअली क्या होते हैं? प्रोमोटर्स वो रीजन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाने के लिए नेसेसरी होते हैं। ठीक है, वो रीजन्स जो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाने के लिए नेसेसरी होते हैं उन्हें हम प्रोमोटर्स कहते हैं। और प्रोमोटर्स क्या होते हैं? ये बहुत ही शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है ये रिकॉग्निशन पॉइंट के तौर पर एक्ट करता है। रिकॉग्निशन पॉइंट के तौर पर कैसे एक्ट करता है? किस चीज़ के रिकॉग्निशन पॉइंट के तौर पर एक्ट करता है? ये रिकॉग्निशन पॉइंट है जहाँ पर आकर आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड होना होता है। ठीक है, ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। प्रोमोटर जिसे हम कहते हैं कि इसने ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाना होता है, इसने ये रिकॉग्निशन पॉइंट के तौर पर एक्ट करता है। इस पर आकर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड हो जाता है। ओके हो गया। नेक्स्ट है, और ये कहाँ पे होता है? कहाँ पे लोकेट होता है ये प्रोमोटर? प्रोमोटर जो है बिल्कुल वहाँ पे लोकेट होगा जहाँ पे जीन्स जो है वो खुद रेगुलेट कर रहे होते हैं। जहाँ पे जीन्स की रेगुलेशन हो रही होती है वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्टिंग पॉइंट में ही ये प्रोमोटर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट है कि प्रोमोटर्स जो है ना, डिफरेंट जीन्स में प्रोमोटर्स जो हैं इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होते हैं, इनके नंबर में भी डिफरेंस होता है डिफरेंट जीन्स में, इनकी ओरिएंटेशन में, इनके डिस्टेंस में। लाइक डिफरेंट जीन्स है हमारे पास, हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनमें प्रोमोटर्स सेम होंगे। डिफरेंट जीन्स में डिफरेंट प्रोमोटर्स होते हैं और इनकी डिफ्रेंशिएशन जो है वो तीन तरह से हो सकती है। इनके नंबर की बेस पर भी डिफ्रेंशिएशन हो सकती है, इनके ओरिएंटेशन की बेस पर भी हो सकती है और इनके डिस्टेंस की बेस पर भी हो सकती है। लाइक डिस्टेंस वाइज भी वो एक जीन से दूसरे जीन में डिफरेंट हो सकते हैं, ओरिएंटेशन के लिहाज से भी एक जीन से दूसरे जीन में वो डिफरेंट होते हैं और नंबर के लिहाज से भी एक जीन से दूसरे जीन में वो डिफरेंट होते हैं। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 2 के प्रोमोटर्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं हम वो पढ़ेंगे। उनमें होता है टाटा बॉक्स, लाइक थायमीन एडेनिन बॉक्स। और सेकंड पे होता है CAAT बॉक्स, जिसे हम कहते हैं साइटोसिन एडेनिन एडेनिन थायमीन बॉक्स, यानी साइटोसिन एडेनिन और थायमीन का कॉम्बिनेशन होता है इस बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है GC बॉक्स। GC बॉक्स में क्या होता है, गवानिन और साइटोसिन, ठीक है। फोर्थ वन इनका होता है ऑक्टामर बॉक्स, ठीक है। और फिर जो आरएनए पॉलीमरेज 1 और आरएनए पॉलीमरेज 3 के जो प्रोमोटर्स हैं उनमें भी डिफरेंट सीक्वेंस होता है और डिफरेंट तरह से बाइंड होते हैं और उनमें डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, हर जीन्स में। ये देखें, जैसे कि ये दिखाया गया है कि जो डाटा बॉक्स है हमारे पास, थायमिन एडेनिन बॉक्स जो है, इसकी जो साइट है उसमें 25 to 30 बेस पेयर अपस्ट्रीम होती हैं। लाइक स्टार्टिंग पॉइंट से, वो इनिशियल पॉइंट से कितने बेस पेयर के डिस्टेंस पे होता है, 25 to 30 बेस पेयर के डिफरेंस पर, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के पॉइंट से वो 25 to 30 बेस पेयर के डिफरेंस पे होते हैं। और अगर इनकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो इनमें 8 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है और ये सिर्फ और सिर्फ थायमीन और एडेनिन के डबल बॉन्ड पेयर से जो है वो कंपोज होते हैं, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो इनमें अगर म्यूटेशन आ जाए ना तो वो ग्रेटली रिड्यूस कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को। अगर टाटा बॉक्स यानी कि TA बॉक्स में अगर कोई म्यूटेशन आ जाती है तो वो ग्रेटली जो है इस सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को जो है वो रिड्यूस कर देगा। लाइक उनकी एबिलिटी जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड होने की एबिलिटी जो है टाटा बॉक्स की, आरएनए पॉलीमरेज 2 की जो एबिलिटी है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड होने की, उसको लूज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़े CAAT बॉक्स। उसमें क्या होता है, इसमें 70 to 80 बेस पेयर का डिफरेंस होता है ट्रांसक्रिप्शन से, और इनिशियल पॉइंट से 70 to 80 बेस पेयर का डिफरेंस होता है। और इनमें जो सीक्वेंस है वो CAAT और CCAAT का होता है। लाइक इसमें जो है वो CAT के जो है पेयर्स होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है अगर म्यूटेशन आ जाए तो वो भी ग्रेटली अफेक्ट करती है ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। नेक्स्ट है GC बॉक्स। GC बॉक्स में 110 बेस पेयर का डिफरेंस होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यूँ होती है GGG CGG सीक्वेंस की होती है। और इसमें जो है मल्टीपल इनकी जो होती है मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये जो है ये भी म्यूटेशन कॉज करने, म्यूटेशन अगर इनमें कोई म्यूटेशन आ जाती है तो वो भी ग्रेटली जो है ट्रांसक्रिप्शन को फैक्टर को जो है वो रिड्यूस करेगी, ट्रांसक्रिप्शन के इफेक्ट को रिड्यूस करेगी, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो बाइंड नहीं हो पाएंगे सही से अगर इनमें कोई म्यूटेशन आ जाती है तो। ऑक्टामर बॉक्स है नेक्स्ट। ऑक्टामर बॉक्स की साइड जो है, यानी उनमें जो डिफरेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से जो डिफरेंस है उनका, वो 120 to 130 बेस पेयर का होता है। और इसका जो सीक्वेंस है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो यूँ होती है ATTTCGCAT, ठीक है। और ये जो है अगर इन प्रमोटर में कोई इनकी एफिशिएंसी में कोई इफेक्ट आता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर को इनिशिएट करवाते हैं, या एक इनमें अगर कोई इफेक्ट आ जाता है तो वो भी ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाने में अफेक्ट करेगी। ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट अगर तो म्यूटेशन कॉज हो रही है तो वो ट्रांसक्रिप्शन को लाइक क्या लें कि ट्रांसक्रिप्शन के इफेक्ट को इंड्यूस होने में हेल्प आउट नहीं कर पाएगी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो बाइंड नहीं हो पाएंगे सही से। नेक्स्ट है DNA सीक्वेंस जो है वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे ही DNA सीक्वेंस जो है रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाने की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। DNA सीक्वेंस जो है, हमने कहा कि हमने पहले ही पढ़ के आए हैं कि रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं और इसमें प्रोमोटर्स होते हैं, ठीक है। प्रोमोटर्स हमने पढ़ लिया। अगर रेगुलेटरी प्रोटीन्स की बात हम कर रहे हैं कि जैसे ही DNA सीक्वेंस जो है वो रेगुलेटरी प्रोडक्ट करता है तो उनमें जो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाने की एफिशिएंसी होती है ना, वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे ही उनकी ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाने की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, उनका रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है इन्हांसर्स। इन्हांसर्स क्या होते हैं, प्रोमोटर्स हमने पढ़ लिया, अब बात आती है इन्हांसर्स की। इन्हांसर्स प्रोमोटर्स की निस्बत थोड़े से लार्ज होते हैं और अप टू वो थे 120 बेस पेयर तक वो एंड हो गए थे। ये है अप टू सेवरल हंड्रेड बेस पेयर लॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। ये टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं। प्रोमोटर्स में हमने कोई टिश्यू स्पेसिफिसिटी नहीं पढ़ी है, लेकिन इन्हांसर जो है ये टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं। ये जस्ट उस ट्रांसक्रिप्शन को ही स्टिमुलेट करेंगे जो एक सर्टन टिश्यू से बिलोंग करती होगी, ठीक है। सर्टन टिश्यू की ही ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं, हर किसी की ट्रांसलेशन को स्टिमुलेट करने में हेल्प आउट नहीं करते। गॉट इट। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इन्हांसर। इन्हांसर का मैकेनिज्म एक्शन क्या है। फर्स्ट पे क्या होता है कि इन्हांसर जो हैं वो अलाउ कर सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज को कि वो डीएनए के साथ जाके बाइंड हो और फिर
क्रोमोसोम जो है उसके साथ मूव करता रहे और आखिरकार क्रोमोसोम के साथ मूव करता करता वो प्रमोटर साइड तक पहुंच जाए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, द प्रोटीन्स दैट बाइंड टू इन्हांसर्स अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स दैट बाइंड टू प्रमोटर्स, कि वो प्रोटीन जो इन्हांसर्स के साथ होती हैं, इन्हांसर्स के साथ बाइंड होती हैं, क्या वो उन प्रोटीन की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती हैं जो प्रमोटर के साथ बाइंड होती हैं? तो इसका आंसर है येस, बिल्कुल कर सकती हैं। तो ये आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कर सकती हैं। इन्हांसर्स में क्या होता है कि इन्हांसर्स अलाउ करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को कि वो डीएनए के साथ बाइंड हो। जैसे ही वो डीएनए के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है तो वो क्रोमोसोम के अलॉन्ग मूव करना शुरू कर देता है। क्रोमोसोम से मूव करता करता वो प्रमोटर साइड तक पहुंच जाता है। थर्ड में क्या क्या होता है कि ये जो है ये रिस्पॉन्ड कर सकता है मॉलिक्यूल्स को जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल होते हैं, मे रिस्पॉन्ड टू द मॉलिक्यूल्स आउटसाइड ऑफ द सेल, और कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब कर किसको कर सकता है कि मॉलिक्यूल्स को ये रिस्पॉन्ड आउट कर सकता है जो सेल से बाहर होते हैं, उनमें आते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है। फोर्थ वन पॉइंट है कि मे रिस्पॉन्ड टू मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल्स, जो सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी रिस्पॉन्ड आउट कर सकता है। उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, लाइक जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान जो जीन पार्टिसिपेट कर रही होती हैं सेल डिफ्रेंशिएशन में, कि इस सेल ने ये करना है, इस सेल से ये होना है, इस टिश्यू से ये स्पेसिफिकेशन होनी है, ये ऑर्गन बनेगा, ये ऑर्गन बनेगा, ये सारा प्रोसेस जो कर रहा होता है ना, ये भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इन्हांसर से कंट्रोल हो रहा होता है। और ये इनसाइड मॉलिक्यूल्स को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और आउटसाइड मॉलिक्यूल्स को भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इनसाइड मॉलिक्यूल्स को कब रिस्पॉन्स करेंगे, डेवलपमेंट के दौरान, जब सेल डिफ्रेंशिएशन हो रही होगी और जीन्स उनमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। और आउटसाइड ऑफ द सेल ये कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड कर सकता है। वो स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा जी, यहाँ पर है कि इन्हांसर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड होता है और एटलीस्ट 20 डिफरेंट प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, 20 डिफरेंट प्रोटीन्स के जरिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ वो बाइंड होता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। जाहिर है जब इन्हांसर जो है खुद एक लार्ज मॉलिक्यूल है, इसमें लाइक सेवरल हंड्रेड बेस पेयर्स का बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे ही ये 20 डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ, एटलीस्ट 20 डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ ये बाइंड हो रहा है, हम कह रहे हैं जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड हो रहा है 20 डिफरेंट प्रोटीन्स के जरिए, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, वो क्रोमाटिन की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज कर देगा। जैसे ही क्रोमाटिन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, लाइक क्या चेंज आएगा उसकी क्रोमाटिन की कॉन्फ़िगरेशन में, जब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है एक इन्हांसर जो कि खुद लार्ज मॉलिक्यूल है, फिर वो हम कह रहे हैं कि डिफरेंट 20 टाइप्स की प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहा है। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड हो रहा है 20 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन के जरिए, तो वो कोई ना कोई चेंज तो लेके आएगा ना क्रोमाटिन की कॉन्फ़िगरेशन में। तो क्रोमाटिन की कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा चेंज आता है, उनमें फोल्डिंग होना शुरू हो जाती है, बेंडिंग होना शुरू हो जाती है डीएनए की, लाइक फोल्डिंग होगी, बेंडिंग होगी, तो डीएनए स्ट्रक्चर जो है मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसा कि हम ये देख सकते हैं, ये हमारे पास सिंपल एक चीज़ थी। ठीक है, इन्हांसर, जैसे ही इन्हांसर आके उसके साथ बाइंड हुआ है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ, उसने पॉलीमरेज बना दिया और ये था टेट्रा बाइंडिंग फैक्टर। ये जो दिखाई गई है टेट्रा बाइंडिंग फैक्टर की डायग्राम दिखाई गई है। ठीक है, और ये जाके क्या है, कॉम्प्लेक्स बना देगा। फिर डीएनए लूपिंग जो है वो क्या करती है, वो जो डिस्टल इन्हांसर्स होते हैं ना उनको प्रमोटर साइट के करीब कर देती है। डीएनए लूपिंग जब हो जाती है, हमने कहा कि इन्हांसर्स में डीएनए लूपिंग होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनता है, डीएनए लूपिंग होती है, बेंडिंग होती है, डीएनए लूपिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे ही डीएनए लूपिंग होती है वो क्या करेगी कि वो डिस्टल इन्हांसर्स जो हैं उनको प्रमोटर साइट के मजीद करीब ले जाएगी। जैसे ही वो उनके करीब लेके जाएगी तो वो एक्टिवेट कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स को, वो एक एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, देन ट्रांसक्रिप्शन इज एक्टिवेटेड, फिर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगी। तो ट्रांसक्रिप्शन जब एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, आरएनए सिंथेसिस का जो आरएनए की सिंथेसिस का जो रेट है ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही आरएनए सिंथेसिस का रेट ओवरऑल इंक्रीज होगा तो हम जाहिर सी बात है ट्रांसलेशन का रेट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो रही है, डीएनए से आरएनए मजीद बन रहे हैं, आरएनए जाके जो है वो ट्रांसलेशन यूज़ करवाएंगे। ट्रांसलेशन में क्या होगा कि प्रोटीन बनेगी, राइट। ये देखिए ये दिखाया गया है, ये इन्हांसर है हमारे पास। इन्हांसर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ आगे बाइंड हुआ है। जैसे ही वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ आगे बाइंड हुआ है तो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो जो है डिस्टल इन्हांसर को प्रमोटर के मजीद करीब ले गई है। प्रमोटर के जैसे ही मजीद करीब लेके जाएगी तो आरएनए की सिंथेसिस होना शुरू हो गई है, आरएनए पॉलीमरेज बनना शुरू हो गया है, ये जो ग्रीन लाइन में हमें नज़र आ रहा है। फिर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली प्रोटीन की सिंथेसिस भी ज़्यादा हो जाएगी। ये डिफरेंशिएशन बताई हुई है इन्हांसर्स और प्रमोटर्स में कि इनमें ज़्यादा क्या डिफरेंशिएशन होती है। जो इन्हांसर्स है ना ये जीन एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होते हैं पोजीशन और ओरिएंटेशन पर। हमने पढ़ा कि प्रमोटर्स जो हैं डिफरेंट जीन्स में डिफरेंट प्रमोटर्स होते हैं, अपनी ओरिएंटेशन के लिहाज से, अपने डिस्टेंस के लिहाज से और अपनी नंबर्स के लिहाज से डिफरेंट होते हैं एक जीन्स में प्रमोटर्स जो हैं। ठीक है, लेकिन इन्हांसर्स में ऐसा नहीं होता है। इन्हांसर्स जो हैं जीन एक्सप्रेशन को जो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं पोजीशन और ओरिएंटेशन को लेकर, उन पर पोजीशन और ओरिएंटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इन्हांसर जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं अपने
अवे फ्रॉम देयर टारगेट जीन से अवे डिस्टेंस की तरफ वो जो है ऑपरेट कर रहे होते हैं, यानी लाइक वो क्या कर रहे होते हैं, इन्हांसर्स उस बाइंडिंग फैक्टर को कहाँ लेके जा रहे होते हैं, टुवर्ड्स द प्रमोटर, यानी कि अवे फ्रॉम द टारगेट जीन, अपने टारगेट जीन से अवे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होती हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्चुअली प्रोटीन्स होती हैं। ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि इसेंशियल होती हैं इनिशिएशन करवाने के लिए। किस चीज़ की इनिशिएशन करवाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन की। ये वो प्रोटीन्स हैं, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो हैं ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाने में हेल्प करती हैं, लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं होती, ना ही जो कि कैरी आउट कर रही होती हैं ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस को। ये आरएनए पॉलीमरेज का पार्ट नहीं है, ये प्रोटीन्स होती हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं होते, दैट कैरी आउट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये जस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे होते हैं, और ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाती हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फंक्शन क्या होता है। हर आरएनए पॉलीमरेज जो है उससे डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की ज़रूरत हो रही होती है। ठीक है, ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है उसको हेल्प आउट करते हैं किसमें? नंबर वन तो डीएनए टेम्पलेट जो बन रहा होता है उसमें जो इंजाइम्स की बाइंडिंग हो रही होती है। डीएनए टेम्पलेट जो बन रहा है उसमें इंजाइम की जो बाइंडिंग हो रही है वो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की हेल्प से ही हो रही होती है। ठीक है, तो एक आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए ही चाहिए है जब डीएनए टेम्पलेट बन रहा है उसमें इंजाइम की बाइंडिंग के लिए। ठीक है, नंबर टू, ट्रांसक्रिप्शन जो हो रही है उसकी मेंटेनेंस के लिए और उसको इनिशिएट करवाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। फिर जो जीन एक्सप्रेशन चल रहा है, ज़ाहिर है जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की मेंटेनेंस हो रही है और इनिशिएशन हो रही है तो जीन एक्सप्रेशन जो है उसके रेट को कंट्रोल करने के लिए भी हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है आरएनए पॉलीमरेज के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आरएन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है इनका स्ट्रक्चर क्या है और इसके एक्शन का क्या मैकेनिज्म है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमने कहा जीन्स है, इन जीन्स में दो फंक्शनल डोमेन्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। नंबर वन फंक्शनल डोमेन इनकी कौन सी है? डीएनए बाइंडिंग डोमेन। और नंबर टू फंक्शनल डोमेन है इनकी ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटिंग डोमेन। जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है ना, ये क्या करती है, ये डीएनए सीक्वेंस को बाइंड करती है ये डीएनए सीक्वेंस के साथ बाइंड होती है जो कि रेगुलेटरी रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। रेगुलेटरी रीजन जो है उसमें जो डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है उनके साथ जाके बाइंड हो जाती है। और ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटिंग डोमेन क्या करती है, ये प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन के जरिए ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करवाती है। गॉट इट। नेक्स्ट है क्रोमेटिन कन्फर्मेशन एंड जीन एक्सप्रेशन। जो क्रोमेटिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, ये जीन की एक्टिविटी को सप्रेस करता है। ये डीएनए को इनअसेसिबल बना देता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए, कि वो ना वो इनअसेसिबल बना देगा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो उस पर कोई असर ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा उनका। तो जैसे ही वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनअसेसिबल बना देगा डीएनए के लिए तो इनकी एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो जो एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स है वो बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, यही फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि जो इसका क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर, वो जीन की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। जैसे ही जीन की एक्टिविटी को सप्रेस करेगा तो वो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ जो असेसिबिलिटी है उसको ख़त्म कर देगा, उसको इनअसेसिबल कर देगा। जैसे ही वो इनअसेसिबल होगी तो उसकी जो फॉर्मेशन है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन है वो हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो और इसके लिए क्या होता है कि क्रोमेटिन रिमॉडलिंग की ज़रूरत पड़ती है हमें। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग अब कैसे हो सकती है? रिमॉडलिंग होती क्या है? रिमॉडलिंग एक चेंज होता है, रीमॉडल करना, किसी चीज़ को दोबारा बनाना, किसी चीज़ में दोबारा चेंजिंग करना, बनी हुई चीज़ में दोबारा चेंजिंग करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रीमॉडल करना। तो फिर हमें क्रोमेटिन की रिमॉडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो क्रोमेटिन की रिमॉडलिंग कैसे होगी? इट इज़ अ चेंज इन क्रोमेटिन कन्फर्मेशन इन विच प्रोटीन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स आर रिलीज्ड फ्रॉम डीएनए allowing डीएनए टू बी accessible फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज। यानी इसमें ये बता रहे हैं कि ये एक चेंज है, क्रोमेटिन की कन्फर्मेशन जो है, क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर जो है उसमें एक ऐसा चेंज है जिसमें हम न्यूक्लियोसोम की प्रोटीन्स जो हैं उनको डीएनए से रिलीज़ करवाते हैं, और ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है उसको डीएनए के लिए अलाउ करे, उसे असेसिबल करे। ठीक है, उसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए डीएनए को असेसिबल बनाते हैं और आरएनए पॉलीमरेज के लिए। ठीक है, फिर वो कौन से वेज़ हैं जिससे हम क्रोमेटिन की रिमॉडलिंग कर सकते हैं? हमारे पास ऐसे दो वेज़ हैं जिनके ज़रिए क्रोमेटिन की रिमॉडलिंग हो सकती है। इनएक्टिव क्रोमेटिन जो है वो एक्टिव क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकती है बाय टू केमिकल मॉडिफिकेशंस के थ्रू। ठीक है, वो टू केमिकल मॉडिफिकेशंस कौन सी हैं? नंबर वन है एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड नंबर टू स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है कि हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेजीज। ये हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेजीज एंजाइम क्या करता है कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के दरमियान में जो एसोसिएशन होती है ना उसको लूज़ कर देता है,
उसको लूज़ करके ये एक्टिव क्रोमाटिन जो है, वो क्रोमाटिन जो है उसकी रिमॉडलिंग करता है, ठीक है। फिर नंबर टू जो है हमारे पास वो है स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें क्या होता है कि प्रोमोटर साइट के सबसे नज़दीक जो जीन्स होती हैं ना, वो प्रोमोटर साइट की जो जीन्स होती हैं उनके नज़दीक जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर होता है ना, उसको डिसरप्ट करना होता है। प्रोमोटर साइट के करीब की जीन्स में से न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब कर दो। जैसे ही हम उसे डिस्टर्ब करेंगे तो वो क्या करेगा कि डीएनए के पास जो हिस्टोन है उसको स्लाइड करेगा थोड़ा सा। जैसे ही वो थोड़ी सी स्लाइड होगी तो वो उस हिस्टोन को डीएनए मॉलिक्यूल की दूसरी लोकेशन पे जो है लोकेट कर देगा। यानी कि उसकी लोकेशन जो है वो डीएनए की एक साइड से हटकर दूसरी साइड पर हो जाएगी, यानी कि उसकी जो है रीमॉडलिंग हो जाएगी। और ये था हमने पढ़ा इनएक्टिव को एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो था दो मेथड हमारे पास। अब है एक्टिव क्रोमाटिन को डीएक्टिव कैसे किया जा सकता है। तो एक्टिव क्रोमाटिन को डीएक्टिव करने के लिए हमारे पास तीन बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। नंबर वन, हिस्टोन डीएसिटाइलेशन। नंबर टू, हिस्टोन मिथाइलेशन। एंड नंबर थ्री, मिथाइलेशन ऑफ सम डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। हिस्टोन डीएसिटाइलेशन में क्या होता है, जैसे ही हमने पीछे पढ़ा था कि हमने क्या करवाया, उसका एसिटाइलेशन की थी। एसिटाइलेशन में हमने क्या करवाया था, हमारे पास एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम था जिसने डीएनए और हिस्टोन के एसोसिएशन को लूज कर दिया था। तो वो इनएक्टिव हो गई, सॉरी एक्टिव हो गई थी। अब इसका उसका उल्ट कर देंगे हम। हिस्टोन डीएसिटाइलेशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऐसा एंजाइम होगा हिस्टोन डीएसिटाइलेज एंजाइम, जो कि उसको कैटालाइज करवा देगा। वो डीएनए की और हिस्टोन की जो एसोसिएशन थी जो लूज हो गई थी उसको कैटालाइज करवा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोन मिथाइलेशन। इसमें हम हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की हेल्प से हिस्टोन मिथाइलेशन को कैटालाइज करवाते हैं। डीएनए के दरमियान और हिस्टोन के दरमियान जो एसोसिएशन है उसको कैटालाइज करवाते हैं। नेक्स्ट है मिथाइलेशन ऑफ सम डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स बाय डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेजेज। इसमें क्या होता है, लाइक जो क्रोमाटिन है ना उसे डिफरेंट मॉडिफिकेशन से गुजारा जाता है। फिर ये डिफरेंट मॉडिफिकेशन जो है हिस्टोन डीएसिटाइलेशन की, हिस्टोन मिथाइलेशन की, और फिर पूरे डीएनए न्यूक्लियोटाइड की ही मिथाइलेशन हो जाती है मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये तीनों मॉडिफिकेशन जो हैं ये ट्रांसक्रिप्शन को साइलेंट कर देती हैं। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन साइलेंट होगी मीन्स कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड ही नहीं हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड नहीं हो रही है तो क्रोमाटिन जो था वो, इट मीन्स कि वो डीएक्टिव हो चुका है। गॉट इट? That's all about my topic.